ओके, तो वेलकम टू टू मिशन यूट्यूब चैनल। और हम आज देखेंगे कि भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम लोग उसके बारे में या फिर बोलना तिवारी के बारे में, अपभ्रंश के बारे में और बहुत सारी भाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक के भाषा और लिपि के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। तो देखो, भाषा क्या होती है, भाषा और लिपि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो भाषा होती है, मौखिक भाषा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है ना। क्या है, पहले हम लोग देखते हैं तो भाषा सबसे पहले कैसे आई, मौखिक आई। कैसी भाषा सबसे पहले आई, मौखिक भाषा आई। अब मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए किसका विकास हुआ, लिपि का। किसका विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ। और इसी लिखित रूप को हम शायद लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाषा में हम क्या बोलते हैं, ध्वनि, है ना। और प्रत्येक ध्वनि के लिए हम क्या करते हैं, लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और यही लिखित चिन्ह या फिर क्या बनाए जाते हैं, वर्ण बनाए जाते हैं। तो यानी कि जो ध्वनि की बोलते हैं हम, जो ध्वनि ध्वनि के लिए जो लिखित चिन्ह है, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को बोलेंगे वर्ण बोलेंगे, है ना। ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्ण के लिए हम विशेष चिन्हों का यूज करते हैं और यही चिन्ह भी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिए हम जो चिन्ह का यूज करते हैं वही चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों की इसी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। तो लिपि क्या है, जो ध्वनियां हैं। और ध्वनियां क्या है, जो भी हम बोलते हैं ना, जो हमारे कंठ से निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ। और इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप में क्या कहते हैं, वर्ण बोलते हैं। और किस प्रकार से इसे लिखना चाहिए, यानी कि लिखने का जो ढंग है ना, राइट टू लेफ्ट लिखना चाहिए या ऊपर नीचे, किस तरीके से लिखना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने भावों और विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना और संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चला पाना असंभव था। अगर हमें दूर दूर तक अपने संपर्क बनाना है तो हमें, और संदेशों को पहुंचाना है, समाचार पत्रों को आदान प्रदान करना है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है, मौखिक भाषा इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, इतनी प्रॉपर नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है, भाषा कैसी होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए, ताकि हम उसे लिख पाएँ। और इसी लिखाई के लिए, और किस प्रकार से भाषा को लिखा जाए, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, लिपि की आवश्यकता पड़ी। और इसी कारण से लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं, सीधी सी बात है, भाषा क्या है, जिससे हम लोग, एक ऐसा साधन है जिससे हम आचार विचार, अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। और इन प्रदान आचार विचार को आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से आदान प्रदान करें, ये तो हो गया हमारी बात की भाषा हम लोग मौखिक थी, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम पे। लेकिन हमने बाद में क्या किया, भाषा को लिखना शुरू कर दिया, यानी कि अब भाषा को हमने लिखित रूप में लिया। तो जिस ढंग से हम लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ओके। अब मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि बोलते हैं। क्या है, मौखिक जो ध्वनियाँ हैं, हमारी भाषा की मौखिक ध्वनियाँ हैं, उसको लिखित रूप देने के लिए, लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को प्रयोग करते हैं। और उन्हीं निश्चित चिन्हों को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो, संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित है, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत। ये चार भाषाएं हैं जिसकी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं, जो हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत है, किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और ये देवनागरी किस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये हुआ है ब्राह्मी। यानी कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी हो जाती है, ब्राह्मी।
तो ब्राह्मी लिपि जो होती है, ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? देवनागरी। और हिंदी में कौन सी यूज की जाती है? देवनागरी लिपि यूज की जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर। ये आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड सेंटेंस लिखे किससे हो? तो बाएं से दाएं ओर। और हम लोग पढ़ते भी बाएं से दाएं की ओर है। यह बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। कौन सी? देवनागरी क्या है? वैज्ञानिक लिपि है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाएं से दाएं ओर ही लिखी जाती हैं। केवल फारसी लिपि, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर, यानी कि फारसी लिपि दाएं से बाएं ओर चलती है, उल्टा, देवनागरी के जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाषा और लिपि में अंतर देखते हैं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होते हैं। तो आपको देखें, भाषा क्या होती है? भाषा, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन अपन लिपि में देखें तो लिपि एक किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है ना। सामान्यतः एक लिपि किसी भी भाषा में लिखी जाती है। तो कुल मिला के लिखने का जो ढंग है, हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक लिपि में कई भाषाओं को हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस लिपि में संस्कृत लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, सॉरी इंग्लिश को भी लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में। कैसे? जैसे क्या, ये क्या है? लिपि ही तो है। कर रहे हो, इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं? लिपि में लिख सकते हैं, है ना, भाषा को। अब देखो, भाषा क्या होती है? सूक्ष्म होती है। लिपि क्या होती है? स्थूल होती है। क्या होती है? स्थूल होती है। भाषा में अपेक्षाकृत अस्थायित्व होता है, क्योंकि भाषा उच्चारित होती ही गायब हो जाती है, यह हमेशा नहीं रहती। लेकिन लिपि क्या होती है? स्थायित्व होती है, जिसमें स्थायित्व होता है, क्योंकि किसी भी लिपि को लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपको बताना है, जो भी हम लिखते हैं ना, तो वो क्या है? लिपि के अंदर में आता है। जिस तरीके से हम लिखते हैं उसे लिपि में आता है। जैसे यहाँ पे भाषा, अगर मैं कुछ बोल दूँ तो भाषा, मैंने अपना विचार दे दिया कि मुझे यहाँ जाना है, मैंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे यहाँ जाना है, तो जाने के बाद हमें दिख ही नहीं रहा कि लिखा कहाँ है। लेकिन अगर मैं वहीं पर लिख दूँ कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो क्या हो जाएगा? स्थायित्व हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। इसलिए भाषा ध्वन्यात्मक होती है और लिपि क्या होती है? दृश्यात्मक। यानी कि भाषा क्या होती है? हम बोलकर जो कंठ से निकलती है उसी भाषा कहते हैं, है ना। और लेकिन लिपि क्या होती है? दृश्यात्मक। इसे देख सकते हैं लेकिन भाषा को देख नहीं सकते। भाषा तुरंत प्रभावकारी होती है। भाषा तुरंत प्रभावकारी होती है, लिपि थोड़ा विलंब से प्रभावकारी होती है। यानी कि भाषा क्या होती है? तुरंत प्रभावकारी, यानी कि हम बोले तुरंत सामने वाला समझ जाता है। लेकिन लिपि क्या है? उसे समझना पड़ता है ना। उसे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ता है। जो भी हम लिखते हैं, लिखे हुए हम पढ़ेंगे ना, जो भी हम लिखते हैं तो उसे हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हमें समझना भी जरूरी है ना कि उसमें क्या लिखा है। वो लेट हम समझ पाते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सामने वाला किसी ने बोला गिलास उठाओ, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि गिलास उठाना है। लेकिन किसी ने लिख कर दे दिया तो हम पहले उसको पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा कि हमें गिलास उठाना है। ओके। भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था। भाषा क्या है? ध्वनि और संकेतों की व्यवस्था है। लिपि क्या है? वर्ण संकेतों की व्यवस्था है। तो सिंपल सी बात है, अगर जहाँ भी भाषा होगी तो वहाँ पे ध्वनि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जहाँ पे लिपि होगी तो वहाँ पे वर्ण मिलेंगी। और क्या है? ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। क्योंकि भाषा संगीत का माध्यम है ना, परंतु लिपि नहीं है। लिपि से कोई संगीत नहीं निकलता, भाषा से संगीत निकलता है। आप गाकर बहुत सारे गाने आ सकते हैं, लेकिन लिपि, अगर लिपि लिख दी जाती तो वो केवल एक लिखित रूप ही होता है, उसे आप संगीत नहीं निकल सकता, आप कह सकते हैं। ओके। तो ये हो गया भाषा और लिपि में अंतर। ये होता है। अब आते हैं समानता की बात कि क्या दोनों में चीजें समान हैं। भाषा और लिपि दोनों की उत्पत्ति विकास सभ्यताओं के विकास के साथ साथ हुआ है ना। तो क्या है? भाषा और लिपि दोनों की उत्पत्ति सभ्यताओं के विकास के साथ ही हुई है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा और लिपि दोनों ही होती है। यानी कि हम लिखकर भी व्यक्त करते हैं और बोलकर भी अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा और लिपि दोनों के अध्ययन हेतु आज की दुनिया का कोई स्रोत मौजूद है, जैसे वेबसाइट, सॉरी कई स्रोत मौजूद हैं, वेबसाइट, वीडियो, डिजिटल उपकरण। परंतु प्राचीन काल में शिक्षा ही एक मुख्य स्रोत था। आज के टाइम पे अगर भाषा और लिपि का अध्ययन करना तो बहुत सारे स्रोत हैं, मीडिया से, वेबसाइट से, इंटरनेट इतना कुछ दे रहा है, तो वहाँ से हम लिपि को अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? केवल शिक्षा के माध्यम से ही लिपि का अध्ययन किया जा सकता था। कभी कभी भाषा और लिपि दोनों के ही माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात दोनों ही अपने में परिपूर्ण नहीं है।
कभी कभी हम लोग की अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर, फॉर द एग्जाम्पल हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा, उसको फीडबैक नहीं दे पा रहा, तो कभी कभी हम कुछ लिख देते हैं तो सामने वाला नहीं समझ पाता कि हमने क्या लिखा है ना, जब तक उसे कोई अर्थ मालूम नहीं होता है उसका। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्या है, ये अपरिपूर्ण है, ऐसा नहीं कि ये हमारे विचारों को पूरी तरीके से व्यक्त करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बोलें, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला भी व्यक्ति है तो हम उसके सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। अगर ध्वनि से हम बोलते हैं, हम उसे संकेत कर सकते हैं जनरली, है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी का उद्घोष भाषा और लिपि दोनों में किया जा सकता है, ठीक है ना। जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर हमें बोलना है तो हम भाषा और लिपि दोनों लिख कर भी बोल सकते हैं और बोल कर भी हम भाषा को बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विश्व की भाषाएं लिपियों के नाम, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो। हिंदी की लिपि तो आपको मालूम ही है। हिंदी की कौन सी है, देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। कहाँ से लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर। अब आते हैं संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, कौन सी है, रोमन लिपि। द बॉय आर प्लेइंग, हम इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच की भी रोमन है, पोलिश की रोमन है, जर्मन की क्या है, रोमन है। ओके। नेक्स्ट आते हैं स्पेनिश की भी रोमन है। अब मराठी की आते हैं और नेपाली की, ये दोनों ही कहाँ है, देवनागरी। तो जिनसे में इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर फ्रांस की, पोलिश की लैंग्वेज है या फिर यूरोपीय लैंग्वेज, ज्यादातर किसमें है, रोमन में। और जितनी इंडियन लैंग्वेज है ज्यादातर किसमें है, देवनागरी में। लेकिन पंजाबी जो देखोगे आपको गुरुमुखी लैंग्वेज में है, सॉरी गुरुमुखी लैंग्वेज वो लिपि में है। और उर्दू देखोगे तो फारसी में है, अरबी फारसी में है। रूसी की खुद की लिपि है, जिसे रूसी लिपि बोलते हैं। बुल्गेरियन की भी क्या है, रूसी लिपि है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, लिपियाँ, कुछ मेन भाषाएं 14, इनकी लिपियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगले क्लासेस में नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। तब तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।